क्लास 10 टू 11 का ट्रांजिशन एक ऐसा फेज होता है हर स्टूडेंट की लाइफ में जो उसके करियर बिल्डिंग ईयर से 11th और 12th स्टैंडर्ड उसमें बहुत ज़्यादा सडन चेंज होने वाला होता है, ठीक है। और जब हम जेई जैसी एग्ज़ाम के लिए इस साल में प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं तो कुछ इतने इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो आपके आगे का जो पूरी प्रिपरेशन है उसको गाइड करते हैं, वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उन्हीं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो हे गाइस, दिस इज अथर चौक से सेकंड ईयर अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट एट आईआईटी खड़गपुर। चलिए शुरू करते हैं। अब यार शुरू करते हुए मैं तुमको एक छोटी सी इंसिडेंट शेयर करना चाहूंगा। मैं जब अपने 11th स्टैंडर्ड में गया था, सो एट दैट टाइम आई क्वालिफाइड एनटीएससी स्टेज 1 और एनटीएससी स्टेज 2 की एग्जाम अराउंड मई के स्टार्टिंग में होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि 11th क्लास की क्लासेस अप्रैल स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, 10th के बाद। तो उसके बाद हमारी एक स्पेशल बैच थी जिसमें एनटीएससी स्टेज 2 की प्रिपरेशन करानी थी, तो इस वजह से हमारा लेट कोर्स स्टार्ट हुआ और वी वर एक्सपेक्टेड कि हम लोग आराम से कोप अप कर सकते हैं उस टाइम पे, ठीक है। तो अब मैं तुमको ये बताता हूँ कि जब मैं मेरी 11th क्लास की पहली क्लास में गया तो एक बहुत बड़े टीचर हैं, वो फिजिक्स पढ़ाते थे हमें। तो उन्होंने पूरी क्लास के सामने, तुम एक जगह इमेजिन करो कि ये क्लास पहले मतलब एनटीएससी जैसी प्रेस्टिजियस एग्जाम क्लियर करके आ रही है और उसके बाद उस क्लास में उन्होंने सीधे एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि ये एग्जाम में इतनी सारी चीजें होती है और तुम्हें इस तरीके से अपना जो ओरिएंटेशन है पढ़ाई करने का उसको चेंज करना पड़ेगा और ये इतनी टफ होने वाली है। एक चीज मैं तुमको इधर समझाता हूँ। उन्होंने इस तरह से कंपटीशन हमें एक्सप्लेन किया था कि टोटल एस्पिरेंट्स जो होते हैं आईआईटी जेईई में, वो लास्ट ईयर के फिगर्स के अकॉर्डिंग अप्रोक्सीमेटली 12 लाख बच्चे इस एग्जाम को टारगेट करके इस एग्जाम को देते हैं और उसमें से अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अराउंड 13.5 सीट्स हैं आईआईटीज में, समझ रहे हो। तो इस हिसाब से तुम्हारा सक्सेस रेशियो कितना हुआ, 1.2%, ओनली 1.2%। हाँ, अब इसमें और भी टॉप कॉलेजेस हैं और भी काफी सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन उसके हिसाब से भी तुम एक रफ एस्टिमेट लगा सकते हो। हर कोई तैयारी यही सोच के स्टार्ट करता है, यार ये मैं तो टॉप आईआईटी जाऊंगा, ठीक है। तो सर ने उसी समय हमें बात बोल दी थी, ये सारी चीजें सेल्फ रियलाइजेशन करा के कि अभी भी किसी को डाउट है, अगर वो ठीक से अपना 100% देके नहीं पढ़ सकता है तो वो क्लास के बाहर चले जाए, समझ रहे हो, सीधे स्ट्रेट अवे कि क्लास के बाहर जा सकता है वो और उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं कि उसको तैयारी करनी है। अगर तुम ये सारी बातें जानते हो और फिर उसके बाद अभी भी तुम डरते हो, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल स्वाभाविक है, सो यू कैन लीव द क्लास। तो इन्हीं बातों को जानते हुए मैंने ये सारी चीजें इधर लिखी है और तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कई सारी चीजें मैंने भी अपने 11th क्लास में फेस करी थी। इसमें कई दिक्कतें हर किसी को होती है, हर स्टूडेंट ये फेस करता है, ओके। तो यार इधर मैंने एक ग्राफ ऑफ रियलाइजेशन बनाया है कि ये वाले जो पॉइंट्स है, जैसे तुम ये समझो कि अगर ये तुम्हारी क्लास 10th है ना और ये तुम्हारी क्लास 11th है, तो बहुत ज्यादा एक जो सडन जंप होता है, बहुत ज्यादा एक जो सडन जंप होता है इस चीज में, जो लेवल हम लोग बोलते हैं ना कि क्लास 10 इस लेवल पे थी तो क्लास 11th उस लेवल पे है, ठीक है। तो वो सारा किन फैक्टर्स की वजह से होता है, ये कुछ किंग्स है या तुम एक बैरियर की तरह मान सकते हो कि ये वाले पॉइंट्स उसमें बहुत ज्यादा डिसाइडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज आती है वॉल्यूम ऑफ सिलेबस। तो एक बहुत ज्यादा जो सडन चेंज होता है यार, अभी तक हम लोग क्लास 10th में हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस थे, तुम खुद भी जानते हो कि ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हम याद करके एग्जाम में चले गए या बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करने के बाद भी हमारे बहुत अच्छा स्कोर बन जाता है, ठीक है। दिस यू नो वेरी वेल कि बहुत कम प्रिपरेशन में भी हम कितना ज्यादा स्कोर कर पाते क्योंकि बहुत लिमिटेड सिलेबस है। लेकिन अब जो हम जेई या नीट को टारगेट कर रहे हैं ना, उसमें पूरे 2 साल का सिलेबस और वो भी बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा, एंड आई मीन इट कि वो एक साथ पूछा जाने वाला है। तो ये चीज को हम जितना जल्दी समझ लें कि हमें अब रेगुलर होकर पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं होगा कि एग्जाम के 1 महीने पहले हम लोग एकदम घिस के, एक बोर्ड एग्जाम 10th एग्जाम्स में तो क्या यार 1 महीने पहले भी नहीं तो कुछ पर्टिकुलर टाइम में भी काफी रिस्पेक्टेबल स्कोर अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये बात हो।
फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है डेप्थ ऑफ सब्जेक्ट। तो यार वही बात है कि अभी तक जो हम 9th और 10th पढ़ते हैं, तो 9th में बेसिकली फाउंडेशन कोर्सेज या फाउंडेशन टॉपिक्स होते हैं क्लास 11 के लिए, और क्लास 10 में जो एडवांस करके टॉपिक्स होते हैं वो क्लास 12 में होता है यूजुअली। ठीक है, तो ये बात इधर मैं ये बोल रहा हूँ कि अभी तक हमने सिर्फ एक बेसिक ओवरव्यू देखा चैप्टर का। अब हम उसका डिटेल लाइफ एप्लीकेशंस जो एग्जाम में हमसे पूछने के लिए एक्सपेक्टेड है, और डिटेल कोर्स स्ट्रक्चर जो है वो अब हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी तक जो ऊपर ऊपर से पढ़ के चीजें होती है ना, कि ऊपर ऊपर से पढ़ के चले गए फिर भी अच्छा हो गया, तो वो अब नहीं होने वाला। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क एट ऑल। उसके बाद आता है एग्जाम और मार्क्स। यार अभी तक 10th क्लास में फिर से वही बात आ जाती है कि यार मुझे मार्क्स लाने तो मैं उस हिसाब से पढ़ता हूँ, लेकिन नाउ व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी, हाँ मार्क्स तो आने चाहिए, वो तो डेफिनेट है, अगर तुमने पढ़ा है तो अच्छे मार्क्स आएंगे ही सही। लेकिन अब जो है तुम्हें कॉन्सेप्ट वर्सेस फैक्ट्स में इस तरह से डील करना है कि तुम्हें अब बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल स्टडी हो गई है, तो तुम्हें पहले चीजें सीखनी है। तुम डायरेक्ट मार्क्स को एम नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज एक बहुत बड़ा टारगेट तुम्हारे सामने है जिसको पहले तुम जब तक फुलफिल नहीं करोगे। कई बार यार ये गलती जरूर होती है कि जो हम टेस्ट देने वाले हैं, अभी जैसे कई बच्चे 11th के अगर ये देख रहे हो टॉपिक, जिनने 1-2 महीने की प्रिपरेशन कर रखी है, तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि जब मेरा कोई टेस्ट होता है या मैं कोई टेस्ट देने वाला हूँ जेई पैटर्न का, तो उसके पहले पढ़ के चला जाता हूँ, है ना। कर रहे हो ना ये चीज कि वो 2-3 टॉपिक जो पूछे जा रहे हैं, अभी तो काफी वैसे भी कम सिलेबस है, लेकिन आगे आगे तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि जो कम सिलेबस है उसको अच्छे से पढ़ के चले जाता हूँ, तो टेस्ट में नंबर ले आऊंगा, और उसके बाद अगले बार से टेस्ट के बाद से फिर से 2-3 हफ्ते का गैप हो गया, फिर जब टेस्ट आ रहा है फिर पढ़ लेता हूँ, फिर मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे मुझसे रिलेट कर रहे होंगे इस समय। नॉर्मल यार, काफी मैंने भी स्टार्टिंग में ये गलती करी है, तो ये चीज हमें नहीं करनी है। अब हमने प्रॉपर जो स्टडी है, जो पढ़ाई वाली चीज है ना, उस पर फोकस करना है, ना कि डायरेक्ट मार्क्स पे। फिर उसके बाद अगली चीज आती है सेल्फ स्टडी। बहुत ज्यादा अभी तुम खुद को ही समझ में आ चुका होगा, जो अभी से अच्छे से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया एकदम रेगुलरली, कि सेल्फ स्टडी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तुम कितनी भी कोचिंग कर लो, तुम कितना भी वीडियो लेक्चर्स देख लो, तुम कितने भी टेस्ट दे लो, लेकिन जब तक तुम उस चीज को सेल्फ स्टडी के थ्रू अपने पढ़ाई में इनकॉर्पोरेट नहीं करते, तुम्हें काफी एक बड़ा अमाउंट अपनी सेल्फ स्टडी को देना ही है। अगर तुम वो नहीं कर रहे हो और सिर्फ ऐसा समझ रहे हो कि कोई भी कोचिंग या वीडियो लेक्चर देख लिया और उसके बाद ऐसे ही चल रही पढ़ाई, तो ऐसे नहीं होने वाला है। डेफिनेटली ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, तुम्हें अपनी पढ़ाई में वो चीज खुद से पढ़नी पड़ेगी, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, इधर उधर बुक से उस पर्टिकुलर चैप्टर को समझना होगा, तो जाके चीजें होगी। कोई भी कोचिंग ये बोल दे कि हमने इतने बड़ी रैंक्स निकाली है, तो तुम खुद समझते हो, खुद समझदार होना चाहिए कि वो रैंक उस कोचिंग का सिर्फ 10 से 20% उसमें योगदान होता है, और बाकी उस खुद बच्चे की मेहनत होती है। ठीक है, तो ये चीज अभी से समझ लो कि तुम्हें काफी हार्डवर्क करना है खुद से। कोई तुम्हें स्पून फीड करने वाला नहीं होगा इधर कि तुम्हें हर चीज समझा दे, तुम्हें खुद को समझना है। अब वही मैंने कहा कि अब समझदार बनो और चीजों को ठीक से टैकल करो। ऑलराइट, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, तो इन्हें ध्यान रखना अपनी प्रिपरेशन में कि इस चीज को हम लोग अभी से रियलाइज कर लिया है हमने, अब आगे गलती नहीं होनी चाहिए। यस, ओके। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो इधर है, दैट इज मेजर शिफ्ट इन नॉलेज एप्लीकेशन। अब इसमें क्या बात है कि अप टू क्लास 10 आवर फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम इज मोर और लेस बेस्ड ऑन मेमोरी रिकॉल। अगर बिल्कुल मैं तुमको आसान भाषा में इस चीज को समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे जो साइंस के सब्जेक्ट्स है, सोशल साइंस है, इंग्लिश है, काफी सारी चीजें, मैथ्स में भी तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि अगर हम उस चैप्टर को अच्छे से याद करके चले जाते हैं, उसको एकदम लेमन लैंग्वेज में कहा जाए तो घोट के चले जाते हैं, तो एग्जाम में बहुत हाई प्रोबेबिलिटी कि तुम उसका आंसर करेक्ट देके आगे बढ़ जाओगे, एंड दैट विल रिजल्ट इन योर हाई परसेंटेज। है ना, बात सही है कि नहीं है? दूसरी तरफ हम देखें करियर कंपटीशन एग्जाम्स में, जो बेसिकली जेई हो गया, नीट हो गया, ठीक है, क्लास 11th और क्लास 12th में किस चीज की रिक्वायरमेंट है? वो है लॉजिकल थिंकर्स की। तो इधर जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, दैट इज रट्टाफिकेशन ऑफ मेजॉरिटी क्वेश्चन। जो अभी तक हम, है ना, एग्जाम आइडिया याद करके चले जाते थे ना, चीजों की, साइंस की भी, और उसके बाद अब यार मैं इधर तुम्हें इस चीज के लिए ब्लेम नहीं कर रहा हूं, ना स्पेसिफिकली हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से अभी तक डिफाइन था कि ऐसे ही होता था और इस तरह से बच्चों के मार्क्स आ जाते थे। ठीक है, मेरे खुद के साथ भी ऐसा हुआ है, तो आई नो द थिंग। अब उसके बाद जो क्लास 12th में करियर कॉम्पिटिशन्स जहां हम बोल रहे हैं, तो वहां जरूरत है लॉजिकल थिंकर्स की। अब इस चीज को बदल के जो कॉम्प्रहेंसिव और एनालिटिकल एबिलिटीज है उस स्टूडेंट की, वही रिस्पॉन्सिबल होगी उसके हाई परफॉर्मेंस की क्लास 11th और 12th में। ठीक है,
तो अब जितना जल्दी हम लोग इस चीज से उबर कर इधर आ जाए और ये बात समझ लें कि हम जितनी जल्दी अब चीजों को एनालिटिकली समझेंगे, उन्हें याद करने के वजह उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को जानेंगे, तभी हमें ये हेल्प करने वाला है। ठीक है, अब ये 11th और 12th वो चीजें नहीं है कि तुम याद करके चले जाओगे कोई चैप्टर को और स्कूल की तरह उसका आंसर लिखना तुम्हें नहीं है ना, चमकी बात। ओके, तो इसी तरह मैं तुम्हें ये समझा रहा हूं कि जो क्लास 10 का हैंगओवर होता है, अब यार इधर दो चीजें होती है, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस और एक होता है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना क्लास 10 के परफॉर्मेंस के बेसिस पे, है ना। तो अब मैं तुम्हें ये बात आसानी से समझा चुका हूं कि इधर जो हमारा एजुकेशन सिस्टम जिस तरह से डिफाइंड था, जिस तरह से हमारे पढ़ने का तरीका था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ चीजें आपकी मेमोरी और आपकी कैपेसिटी पे डिपेंड करती थी। ठीक है यार, इट इज वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। अगर तुम्हारा इधर का परफॉर्मेंस अच्छा है तो उस चीज में ओवर कॉन्फिडेंट होने की कोई जरूरत नहीं है। और जो बच्चे इस चीज को लेकर आगे चलते हैं कि यार मेरा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हो गया, अब तो क्लास 10 हो गई, आराम ही आराम है, तो यार बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि आगे की जो स्टेप आपके सामने है वो अब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत देगी। ठीक है, तो इस चीज से जल्दी जल्दी हम लोग समझ जाएं कि ये हमें किस वजह से मिली है और आगे हमको किस चीज को छूना है, बहुत ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। ठीक है, तो यार अगेन, अगर क्लास 10 का परफॉर्मेंस तुम्हारा अच्छा रहा तो इट इज वेल एंड गुड। अब जो हमें आगे है वो एक नई कैरेक्टरिस्टिक्स इंड्यूस करनी है जिसकी तरह से हम लोग टारगेट एग्जाम को हिट कर पाए। और दूसरी चीज है अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। जिन बच्चों को ये लगता है यार मेरा 10 का परफॉर्मेंस बिगड़ गया और उस वजह से अब मैं आगे की अपनी जेई और नीट या करियर कंपटीशन वाली एग्जाम्स में अच्छा नहीं कर सकता, तो इसमें भी गलत है। ठीक है, जितनी जल्दी तुम ये बात समझ जाओ उतना अच्छा है। और तुम डेफिनेटली अगर अच्छा भी नहीं रहा परफॉर्मेंस तो ये वाली नई चीज समझ के हार्डवर्क करके अपने आप की उन स्किल्स को बिल्ड करके डेफिनेटली आगे बढ़ सकते हो। ऑलराइट, तो यार आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, of which this was the first part और episode 2 on school versus coaching का बैलेंस, और कुछ इतने important keys to success है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। So it will be coming soon, stay tuned। So यार आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और ऐसे ही और कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, एंड मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो अगर आपको कहीं कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, या मेरा इंस्टा हैंडल है, आप मुझे पर्सनली भी अपनी क्यूरी सेंड कर सकते हो एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। ओके, और अपना टेम्पो हाई रखना है यार, खूब पढ़ाई करो, मेहनत करो और मचा दो। सो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, सी या।